नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। एक छोटा सा मच्छर लेकिन हर साल लाखों लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देता है कि ऐसा बुखार जो कई बार जानलेवा बन जाता है। सालों तक डेंगू से बचने का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सावधानी और मच्छरों से बचाव था, लेकिन अब पहली बार उम्मीद की एक नई डोज सामने आई है। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा देने के लिए विकसित की गई है, ऐसा दावा है। इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों को लगाया जा सकेगा और इसके लिए 2 डोज लेनी होंगी, जिनके बीच 3 महीने का अंतर होगा। सबसे खास बात यह है कि इसे लगवाने के लिए पहले डेंगू होना या कोई विशेष टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। लेकिन क्या इस वैक्सीन के आने का मतलब है कि अब डेंगू का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होगी? इसकी कीमत कितनी हो सकती है? ये सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलेगी या सिर्फ प्राइवेट सेंटर में लगेगी? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या हो सकते हैं? और क्या अब भी मच्छरों से बचाव के वो जो पुराने उपाय हैं वो उतने ही ज़रूरी रहेंगे? आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, जानेंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, भारत जैसे डेंगू प्रभावित देश के लिए इसकी मंजूरी कितनी बड़ी उपलब्धि है, और क्या ये वास्तव में डेंगू के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित होगी या अभी भी कुछ चुनौतियाँ बाकी रह जाएंगी। तो आइए विस्तार से समझते हैं भारत में आई डेंगू की पहली वैक्सीन की पूरी कहानी। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। सौराष्ट्र रिलायंस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी के चेयरमैन डॉक्टर और प्रोफेसर राहुल पंडित, और एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर और प्रोफेसर संजय केरे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रॉय, सबसे पहला सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। क्या ये डेंगू की वैक्सीन की मंजूरी मिलना और अब भारत में इसका लॉन्च होना, इसे क्या समझे? क्या एक तरह का माइलस्टोन है? क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी तो है या एक ऐसी दिक्कत तो है जिससे लोग घबराते हैं। देखिए, डेफिनेटली डेंगू जिस तरीके से अगर पूरी दुनिया का हम देखें तो करीब आधी पॉपुलेशन जो है डेंगू से प्रभावित रहती है। करीब 4 बिलियन मतलब करीब 400 करोड़ लोगों को जो है एट रिस्क डेंगू का रहता है। हर साल जो अगर डब्ल्यूएचओ का डेटा देखें तो 100 टू 300 मिलियन 400 मिलियन के बीच में जो है केसेस रिपोर्टेड होते हैं डब्ल्यूएचओ को। अपनी कंट्री में भी जो है हर साल जो है किसी न किसी जगह पे आप दिल्ली का देख लें तो होता रहता है, केसेस होते रहते हैं, डेथ्स भी होती हैं। ज्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज है डेंगू, लेकिन कुछ लोगों में सीवियरिटी भी करता है और डेथ भी हो जाती है। तो ये डेंगू का डेंगू का अभी तक कोई वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सीवियर डेंगू भी होता है तो भी, या जो सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी होता है, रेट्रोऑर्बिटल पेन, आंख के पीछे दर्द रहता है, शरीर में बहुत दर्द रहता है, तो उसका सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। और करीब 1 हफ्ते के बाद जो है ज्यादातर लोग जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं। डेंगू में ये होता है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि पहली बार वैक्सीन आई है। वैक्सीन जो है टेट्रावैलेंट वैक्सीन जो है आज से 10 साल पहले भी जो है बहुत सी कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, बट 2-4 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया गया कि इससे जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप हाइपर इम्यून रिस्पांस कहिए, एंटीबॉडीज ज्यादा हो जाती है, जिससे डेंगू में भी जितनी डेथ होती है, अब पहली बार डेंगू से डेथ नहीं होती है। जब दूसरी बार डेंगू होता है, डेंगू के 4 तरीके के वायरस हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4, टाइप 4। सो पहली बार में नहीं, जब दूसरी बार में होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग वायरस एंटीबॉडीज नहीं रहते, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी एंटीबॉडीज बनता है, ये उसमें फैसिलिटेट करते हैं। और इसलिए जो है कुछ लोगों में सीरियस डेंगू हो जाता है, जो सीवियर डेंगू जिसको हम कहते हैं, जो उसको हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट। तो ऑलमोस्ट जितनी डेथ डेंगू में होती है इसी फिनोमेना कारण से होती है। सेम वैक्सीन में हुआ और बहुत सी कंट्री ने 4-5 साल तक इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद फिर वो टेट्रावैलेंट वैक्सीन थी। अभी जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, यह कई देशों में लग रहा है। जो क्लिनिकल ट्रायल का पहला रिजल्ट आया था
2019 में पब्लिश हो गया था, न्यू इंग्लैंड जर्नल में मेडिसिन आया था। ओवरऑल देख के लगता है कि वैक्सीन अच्छी होनी चाहिए, आप क्योंकि कह इसकी रहे हैं कि एफिकेसी भी वैक्सीन अलग अच्छी है। होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इस पे बात करते हैं डॉक्टर राहुल। तो ये वैक्सीन काम कैसे करेगी, और क्या माने कि ये वैक्सीन लगाने के बाद डेंगू से पूरी तरह बचाव हो जाएगा, या जैसे कहते हैं कि खतरा कम होना ना, कि ठीक है हो सकता है कि आपको इतनी सीवियरिटी ना आए। कैसे होगा, ये कैसे काम करेगी? तो ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और ये जो वैक्सीन जो बनाई है वो चारों स्ट्रेन्स जो डेंगू के है उसके खिलाफ काम करती है। तो ये कोशिश यही होगी कि जैसे ही ये वैक्सीन लगेगी लोगों को, तो लोगों में जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन, जो चारों स्ट्रेन है उसके खिलाफ जो है एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और वो इम्यूनिटी जो जैसे हमने कोविड में भी देखा कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं था कि किसी को भी कोविड नहीं होगा, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होता है। इसकी जो चांसेस है, जो स्टडी में आए हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि वायरोलॉजिकली प्रूवन डेंगू जो है वो 80% लोगों को नहीं दिख रहा था उस स्टडी में जो लिया था वो। और उसके बाद जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो करीब-करीब 90% से कम हो गया था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीवियर डेंगू जो जिसको बोलते हैं हम लोग, डेंगू शॉक जो बोलते हैं, वो तो बहुत ही कम दिख रहा था इस जो स्टडीड पॉपुलेशन है। और एक करीब-करीब 20,000 जो ओरिजिनल स्टडी में थे, 20,000 की पॉपुलेशन थी। उसके बाद भी कई पेशेंट्स का अभी डेटा हमारे पास है। तो करीब-करीब 25-26,000 पेशेंट्स में हमको देखा गया है। तो काफ़ी अच्छा डेटाबेस बनाया है, और उस डेटाबेस में हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वैक्सीन काम कर रही है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आशा यही है कि ये वैक्सीन अगर हमारे देश में भी लगना चालू हो जाए, तो हमारे देश में भी जो है हॉस्पिटलाइजेशंस, सीरोलॉजिकली प्रूवन डेंगू और सीवियर डेंगू, ये इसका प्रमाण जो है कम हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई डेंगू से खतरा नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 10 से 20% लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन भी लग सकता है, जिनमें डेंगू प्रूव भी हो सकता है। और जो हमारे जो वेक्टर प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट है, हमारे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाले हैं, जो कि हम लोग डेंगू के मच्छर को जो हम लोग मारने की कोशिश करते हैं ताकि उसके वजह से जो है डेंगू फैले नहीं, वो मेजर्स हमको जारी ही रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गया तो हमारे वेक्टर प्रिवेंशन मेजर्स कम होने चाहिए। वेक्टर प्रिवेंशन मेजर्स विल हैव टू कंटिन्यू। डेंगू वैक्सीनेशन विल हैव टू बी गिवन इन द एज ग्रुप, जो हमारा एज ग्रुप है 4 से लेके 60 साल का। और कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग ये देना नहीं चाहेंगे, हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं। पर इस वक्त आई थिंक ये वैक्सीन जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है रिस्पॉन्स। आएगा तभी हमको जरा यूटिलाइजेशन में हमको समझेगा कि हमारे देश में कैसा ये काम कर रहा है। डॉक्टर संजय, अब ये वैक्सीन क्या हर किसी को लगेगी? मतलब जैसे पोलियो सबको दवा पिला दी जाती है, वो 3-4 टीके बचपन में सबको लगता है बीसीजी का, और कई टीके आजकल तो 5, 7, 8, 10 साल की उम्र तक टीके लगते रहते हैं। तो ये उस तरह का वैक्सीन होगा जो कंपलसरी सबको मिलेगा, या ये सीजनल वैक्सीन जैसे कि बाकी आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गए, हर साल आप वैक्सीन ले लीजिए तो कहीं आपको बुखार नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, उस तरह की बात होती है? किस तरीके से ये होगा और कौन इसे लगवाएगा? देखिए, ये जो अभी तक जो बाकी देशों में लग रही हैं, या जो क्लिनिकल ट्रायल में भी, क्लिनिकल ट्रायल में 4 साल से 16 साल के बीच के लोगों में किया गया था। बट जो वैक्सीन हम देते हैं 4 साल से ऊपर के लोगों में देते हैं, 60 साल तक के लोगों में। और 2 डोज देते हैं, 3 महीने के गैप, फर्स्ट और सेकंड डोज में 3 महीने का 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं इस वैक्सीन को। तो ये है इसका डोजिंग जो है, और सबको ही लगेगा, क्योंकि पूरा हमारी कंट्री जो है 4 साल के ऊपर जो है सारे लोगों को ही लगेगा, क्योंकि पूरी कंट्री जो है एंडेमिक जोन में आती है। कोई भी स्टेट जो है इससे अछूता नहीं है। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, जहां केसेस बहुत ही कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। अदरवाइज कोई स्टेट हमारा जो है इससे अछूता नहीं है। तो अगर अपनी कंट्री की बात करें तो ये है, जो इस वैक्सीन की इफिकेसी 1 साल के बाद उन्होंने 1.5 साल पे निकाली थी, और जब 4.5 साल पे फिर पब्लिश की थी, वो अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ था लैंसेट में, तो फिर इफिकेसी जो है 4 साल बाद थोड़ी कम हो गई थी। संतोषजनक ये है कि वह जो है आपका जो एडी की मैं बात कर रहा था, जिसे डेथ हो रही थी, वह डेथ इसमें नहीं रिपोर्टेड है। तो इसलिए कि कुछ भी एफिकेसी अगर कम भी हो रही है, बट अगर डेथ नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि डेंगू से बहुत डेथ नहीं होती है, 1 to 2% मैक्सिमम डेथ रिपोर्टेड है। अगर वैक्सीन से वह कम आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो जो अभी तक की रिपोर्ट है, पहले वाली वैक्सीन में यही डेथ रेट बढ़ गया था कुछ सालों बाद। शुरू में तो फर्स्ट 1 और 2 ईयर तक तो कम हुए थे, बट वह इस एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट फिनोमेना के कारण से वो ये बढ़ बताएं गए कि थे। ये हर वही साल लगानी होगी या एक बार लग गई तो फिर परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट अभी तक है। बूस्टर का ट्रायल चल रहा है। बूस्टर की ट्रायल वो कर रहे हैं। वो 4 साल बाद बूस्टर की का एक अलग स्टडी चल रही है। तो चूंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड की को ये मान के चलते हैं कि एक बार के बाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हो सकता है एक और बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, वो समय बताएगा। अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस जिस बेसिस पे हम ये कहें कि बूस्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हाँ, चूंकि इफिकेसी कम हुई है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे 80%, वो जो है 62.1% किसी के अगेंस्ट आ गई, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बट 80% जो 80 के अगेंस्ट थी। तो थोड़ी सी कम हुई है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, और बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है इसका जो है हमारा एडवर्स इवेंट, जो सीरियस एडवर्स इवेंट की हम बात कर रहे थे। तो इसलिए लग रहा है कि शायद वैक्सीन अच्छी होगी, बट वो तो समय ही बताएगा। जैसे जैसे एविडेंस जाएंगे हम लोग उस पर बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल। राहुल सर, ये बताइए कि अब हम कोरोना के दौरान बात करते थे या अन्य वैक्सीन के लिए कि मान लीजिए किसी को पहले एक बार डेंगू हो चुका है, उसके अंदर एंटीबॉडीज है, तो उसे लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर जिन्हें कभी डेंगू हुआ ही नहीं है वही इसको लगवाएंगे? कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो सबसे अच्छी बात एक वैक्सीन की क्या होती है कि वो सिंपल हो, बड़े एज ग्रुप के पॉपुलेशन में हम दे सके, ताकि बच्चों से लेके एडल्ट तक दे सके, और किसी भी प्रीवियस डिजीज का उसके ऊपर असर ना पड़े। तो ये जो वैक्सीन है, ये तीनों चारों जो इसके स्पेशलाइज्ड गुण हैं, ये पूरी तरह से फुलफिल करती है। तो ये 4 साल से लेके 60 साल तक हिंदुस्तान में जो है अलाउ की गई है हमारे ड्रग रेगुलेटर की तरफ से। इसके पहले का कोई इसको टेस्टिंग नहीं करना है कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। इस पॉपुलेशन में अगर आप आते हो तो आप ये वैक्सीन ले सकते हो, और ये 2 डोजेस सबक्यूटेनियस 0.5 जैसे हमको अभी बताया डॉक्टर साहब ने, देना है। और इसके बाद 4 साल, साढ़े 4 के साल के बाद अगर एक बूस्टर लगना है तो उसकी स्टडी अभी आ रही है। इस वक्त कोई एविडेंस नहीं कि हमको बूस्टर लगाना पड़ेगा। अगर एविडेंस आता है तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसी चेंज कर सकती है। ड्रग रेगुलेटर जो है वो हमें नया कुछ संदेश दे सकता है कि अभी बूस्टर डोज भी लगवाना है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से हमको 2 डोज लगवाना है अगर आप इस पॉपुलेशन में हो तो। और जो कि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कम है, जैसे कि ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हो गए, जैसे कि हमारे एचआईवी पॉपुलेशन जिनका की इम्यूनिटी कम है, उन पेशेंट्स को ये वैक्सीन नहीं लगानी है, क्योंकि इनमें ये अभी तक के हमको पता है कि अगर हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इस एज ग्रुप को, इस पॉपुलेशन को लगाते हैं तो उनमें वो डिजीज होने की शक्यता ज्यादा है। वैसे प्रेग्नेंट लेडीज में ये जो है इस ट्रायल को इंक्लूड नहीं किया गया है, और प्रेग्नेंट लेडीज में भी इस वक्त ये जो है पेशेंट्स को नहीं देना, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए। तो ये 3-4 अगर छोटे-छोटे सब ग्रुप्स को छोड़ दे तो बाकी पूरे लोग जो है 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। अब देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट कैसे रोल आउट करती है, प्राइवेट क्लिनिक्स में होता है, पब्लिक में भी होता है, या दोनों प्राइवेट पब्लिक में होता है। पर हम एंडेमिक कंट्री है, और जितना ज्यादा हम वैक्सीनेट करेंगे उतने हम डेथ्स जो है, डेंगू रिलेटेड डेथ्स जो है कम कर पाएंगे, डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस कम कर पाएंगे। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, सीजनल प्रेशर पड़ता है मानसून में, वो हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। जी, कोई आइडिया सर कि क्या प्राइसिंग होगी? आई हैव नो आइडिया, डॉक्टर साहब को पता होगा, तो मुझे नहीं पता है कि इस वक्त प्राइसिंग को रिलीज किया गया है कि नहीं सर। डॉक्टर रॉय, एनी आइडिया? क्योंकि थोड़ा आएगा किसी के भी जो दर्शक सुन रहा है मन में कि सब अच्छा है, लेकिन ये बहुत महंगी तो नहीं होगी, कहाँ मिलेगी? जैसे सर ने भी बोला कि ये हो सकता है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आए, मतलब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आए, एक मास रोल आउट हो, या हो सकता है प्राइवेट ही रहे। नहीं, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। बायोलॉजिकल ई जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी, तो फिर सरकार से बात करके उसकी प्राइस निर्धारित होगी। तो एक बार यहाँ पे वो सारा फैक्टर देखते हुए कि कितना कास्ट लग रहा है इसके ऑपरेशनलाइजेशन में, तो उस सब पे डिपेंड करता है। बल्क प्रोडक्शन हो रहा है, कास्ट कम रहनी चाहिए क्योंकि अपनी देश में बनेगी, बट ये अभी कहना मुश्किल होगा कि क्या प्राइस होगी। अच्छा, मैं ये भी पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, संजय जी, कि ये कई दूसरे देशों में भी इसको मंजूरी मिली है।
तो मंजूरी मिली है, मतलब कि वहां पर भी जैसे भारत में अभी रोल आउट होगा नेक्स्ट ईयर, तो वहां पर भी इसी तरह का सिस्टम है या कहीं इस्तेमाल भी हो रही है? जापान की दवा कंपनी ने इसको बनाया तो वहां ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। नहीं, 43 कंट्रीज में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ में पिछले साल ही से शुरू हुई हैं, कुछ में 2 साल से ऊपर हो गए शुरू हुए। करीब 43 कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी करीब 1 साल से ये हो रहा था कि इसका रिव्यू लिटरेचर, और इन्होंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ था DCGI को, उस पर बहुत से डिस्कशन भी हुए हैं और फाइनली मंजूरी कल मिली है इसकी। तो बाकी देश में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हुआ है ये। डॉक्टर पंडित, तो जब यूज हो रहा है दूसरे कंट्री में, तो क्या कंट्री टू कंट्री अप्रूवल की प्रोसेस डिफरेंट होती है? मतलब अगर ये 2 साल से कहीं चल रही है तो ट्राइड एंड टेस्टेड तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जब इसे अलाउ करना है तो ये पूरे किसी फेज से गुजरेगी, और अभी भी 1 साल है जब ये बाजार में आएगी, तो क्या प्रोसेस रहता है इसका? नहीं, हमारे प्रोसेस जो है इससे हाँ डॉक्टर पंडित जी। डॉक्टर राहुल, प्लीज गो अहेड डॉक्टर राहुल। ओके, तो हमारे यहाँ जो है ड्रग रेगुलेटर जो है, कोई भी नई दवाई हो, वैक्सीन हो, वो ड्रग रेगुलेटर्स के जो कायदे हैं, नियम हैं, उसके ही अंतर्गत आती है। और अगर हमारे पास उसका क्लिनिकल एविडेंस बहुत अच्छा है तो ड्रग रेगुलेटर जो है उसकी परमिशन दे सकता है कि इसको रोल आउट किया जाए। अगर उसका हमारे पास एविडेंस अच्छा नहीं है तो ड्रग रेगुलेटर ये बोल सकता है कि इसके और ट्रायल की जरूरत है। तो ये सब कुछ देख के जो है ड्रग रेगुलेटर जो है इसका ये ट्रायल सर, ये तो ट्रायल भारत में होने जरूरी है? ये ट्रायल इंडिया में ही होंगे, यहीं की पॉपुलेशन पे होने जरूरी है? मैं बताऊं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। कि डेंगू से पहले ये जरूरी था, अरे सॉरी, कोविड से पहले ये मैंडेटरी था कि क्लिनिकल ट्रायल हमारे यहाँ भी होने चाहिए। पूरी क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 ट्रायल डेफिनेटली यहाँ होनी चाहिए। बट अब जो है ऐसा नहीं है। अब जो है एक कुछ सैंपल पॉपुलेशन को जो इस वैक्सीन के लिए भी कर चुके हैं, इफ आई रिकॉल करेक्टली समवेयर बिटवीन 400 to 500 थे, 400 से 460 के आसपास थे, जिसका ऑलरेडी, उसको हम ब्रिज ट्रायल कहते हैं, वह ऑलरेडी इस वैक्सीन का इस कंट्री में भी हो चुका है। और यहाँ पे एफिकेसी करीब 80% के आसपास आई थी, उसका जो ट्रायल हुआ था। तो वह सब फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और तभी इसकी जो है मंजूरी मिली है। हाँ, पहले जो है पूरा क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता था, तो वह कई साल उसके बाद भी लगते थे, जो उसकी अब जरूरत नहीं रह गई है नए नियम के अनुसार। जी, ये तो अच्छी बात है कि ये अब जल्दी और फास्ट अप्रूवल है। अगर पहले के हिसाब से होता तो अभी और बड़ा लंबा वक्त इसमें लगता, क्योंकि डेंगू या मच्छर से होने वाली कोई भी बीमारी भारत में तो बड़े पैमाने पर उसका खतरा है, क्योंकि साफ़ सफाई के अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं, पानी जमना, ये होना, और मच्छरों से होने वाली बीमारियां हर साल ही काफ़ी जानलेवा भी साबित होती है। छोटा ब्रेक ले रहे, लेकिन एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या ये डेंगू के लिए वैक्सीन है, तो क्या ये मच्छर से होने वाली, मसलन मलेरिया एक बीमारी है जिसे हम जानते हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को हो जाती है, और अन्य कहीं उस तरह की जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, क्या उस पर भी कारगर साबित होगी? छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस वैक्सीन से जुड़े 2-3 और अहम सवाल इसके अलावा हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आ गई डेंगू की वैक्सीन, बात हो रही है उस नई वैक्सीन की जो भारत में जिसे मंजूर कर दिया गया है, और ये डेंगू के लिए खास तौर पे वैक्सीन है। हालांकि इसकी उपलब्धता अगले साल से होगी, लेकिन भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इसे मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम बात इसलिए, या बड़ी खबर इसलिए, क्योंकि भारत में डेंगू आप सब जानते हैं, किसी को भी हो जाए तो एक अजीब सा मन में खुटका या खतरा आ जाता है। भले ही डॉक्टर साहब अभी हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि उतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं होती, लेकिन कई बार डेंगू अगर हाथ से फिसला तो बात जान पे चली आती है, प्लेटलेट्स का गिरना, और ऐसे में हर आदमी डेंगू हो जाए और अगर वो समर्थ है तो चाहता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो ही जाऊं। लेकिन अभी जब वैक्सीन लगेगी लोगों को तो एक भरोसा आएगा कि हर बार वो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। अब कुछ और सवाल इससे जुड़े हुए, तो डॉक्टर राहुल, डेंगू तो देखिए एक चीज़ हो गई, लेकिन मलेरिया भी लोगों को होता है, कुछ और भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, तो क्या ये एक बड़ा होलिस्टिक कवरेज देगी या स्पेसिफिकली सिर्फ डेंगू से ही बचाव करेगी? तो मैं अपने दर्शकों को बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये किसी और
वेक्टर बॉर्न डिजीज को नहीं कवर करेगी। ये स्पेसिफिकली इंजीनियर की गई है कि ये जो 4 डेंगू के जो स्ट्रेन्स है उसी को कवर करे। एक पॉसिबिलिटी है टेक्निकल कि बिकॉज ये फ्लैवी वायरस ग्रुप में वायरस आता है डेंगू का, तो जो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज जो बनाएगा ये वैक्सीन, तो कभी कभी दूसरे जो फ्लैवी वायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस जैसे जीका हो गया, वेस्ट नाइल हो गया, तो उनको जाके ये अटैच हो सकता है, पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ऑफर करेगा। टेस्टिंग में उसका क्या समझ में आता है, जीका की अगर हम जाके टेस्ट करें, जिसको डेंगू की वैक्सीन लगी है और उसको हम जीका की जाके टेस्ट करें, क्योंकि हम सस्पेक्ट करें कि उसको जीका वायरस हुआ है, तो उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंजीनियर ही ऐसा किया गया कि सिर्फ 4 डेंगू के स्ट्रेन्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो दर्शक पूरी तरह से समझ ले कि ये और किसी भी वायरस को या मलेरिया को कवर नहीं करेगा, प्रोटेक्शन नहीं देगा। क्लियर कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली डेंगू के लिए होगी। डॉक्टर संजय, कुछ लोग शो जो देख रहे हैं अब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए ऑनलाइन कि अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जो मरीज हैं, जैसे मान लीजिए जिन्हें ज़्यादा बड़े खतरे हैं या जिन्हें ज़्यादा बड़ी बीमारियां, उनको तो नहीं देनी, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ तो बहुत लोगों को होती है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ और है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट आएगा कि उनको देनी है नहीं देनी है? सबको देनी है, एक्सेप्ट डॉक्टर राहुल ने सब बताया कि जिनमें बहुत ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हों। ठीक है, HIV में सारे लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं रहते हैं। अब तो हमारे पास कंप्लीट डेटा रहता है। जैसे कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट के पेशेंट हैं, उनको स्टेरॉइड चल रही होती है या इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो होता है, तो जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है उनमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एज ए थंब रूल नहीं देते हैं। बट हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब उसके कंट्राइंडिकेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एज ए थंब रूल हम सबको देंगे, कुछ लोगों को नहीं देना है, वो डॉक्टर उस समय बता देंगे, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमें लेना है नहीं लेना है। अगर मास वैक्सीनेशन करना है और जनरल फायदे के लिए करना है तो वह डॉक्टर पे हमें छोड़ देना चाहिए, वह बता देंगे, क्योंकि बहुत ही कम है, 100 में शायद एक भी नहीं आएंगे। अगर मैं HIV की बात करूं तो इस कंट्री में HIV की प्रेवलेंस 0.2% के आसपास है। मतलब ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है करीब 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 25 लाख लोग जो है HIV से ग्रसित है, 0.2%। तो उनको बचाने के लिए हम 99.8% लोगों को, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा कहते हैं कि वह डॉक्टर डिसाइड कर लेगा कि किसको नहीं देना है एज ए थंब रूल। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। एक सवाल और लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर राहुल आपके पास आता हूं इसको लेकर कि ये वैक्सीन लगी और फिर भी डेंगू हो गया, ये हो सकता है कि नहीं, पहला तो ये सवाल है। और अगर हो गया तो क्या वो फिर उतना घातक नहीं होगा, माइल्ड होगा, या तब भी आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए? तो वैक्सीन लगने के बाद जैसे बाकी के वायरसेस की वैक्सीन की जो हम लोग के बारे में कहते हैं, डेंगू होने की चांसेस है, पर सीवियर डेंगू, हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ डेंगू होने के बहुत कम चांसेस है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि जो स्टडी की गई थी उसमें 80% एफिकेसी दिखी गई कि वायरस जो है वो सीरोलॉजिकली डिटेक्ट नहीं हुआ था डेंगू लाइक सिम्टम्स होने के बावजूद। तो चांसेस है कि 80% हम लोग जो है डेंगू को कम कर पाएंगे, अगर वो डाटाबेस जो है जनरल पॉपुलेशन में भी वैसे ही कारगर साबित हुआ। तो हॉस्पिटलाइजेशन डेफिनेटली 90% तक हम कम कर पाएंगे और सीवियर डेंगू को बहुत भी ज्यादा कम कर पाएंगे। तो डेंगू की जो डेथ्स है या डेंगू रिलेटेड सीवियर डेंगू जो है वो हम कम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू कभी भी नहीं होगा, पर अगर होगा तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। एक सवाल और आ गया डॉक्टर संजय, क्विकली, क्या गर्भवती महिलाओं को या फीडिंग मदर्स को भी इसे दिया जा सकेगा? भी गर्भवती महिलाओं पे कोई ट्रायल नहीं और कहीं भी अभी नहीं दिया जा रहा है, तो अभी नहीं दिया जाएगा। जब डेटा अगर एविडेंस जनरेट होता है कि नुकसान नहीं करेगा तो उसके बाद दिया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और किसी ने पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कि एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ये मिथ है या ये सच्चाई है? उस वेरिएंट से नहीं होगा। 4 वेरिएंट होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। यूजुअली एक से होता है तो लंबे समय तक प्रोटेक्शन रहता है, यूजुअली नहीं होता है। समटाइम्स बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है इम्यूनिटी गिर जाए, बट नहीं होता है उस वेरिएंट से।
अगर दोबारा कभी लंबे समय के बाद होता भी है तो सीवियरिटी उस वेरिएंट से नहीं होती है। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि उस वेरिएंट से नहीं होगी, दूसरे वेरिएंट से होती है और उसी में सीवियरिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तीसरे से। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि डेंगू जो है माइल्ड है, मेजॉरिटी में कोई सिम्टम नहीं होता, आपको पता भी नहीं आपको डेंगू हो चुका होगा, मुझे डेंगू हो चुका होगा हमें पता भी नहीं। कुछ में होता है पता नहीं चलता, कुछ लोगों में पता चलता है बट माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, और बड़े कम परसेंटेज में सीवियर हो जाते हैं। हमें चिंता उन्हीं की रहती है जिनमें ये सीवियर हो जाता है, क्योंकि डेथ भी उन्हीं की होती है। वो प्लेटलेट जो आप बात कर रहे थे कम होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ये सब जो है उस कंडीशन में होता है। सो और ये जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो उसी को है जो हमारा जो सीवियर डेंगू हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर रहा था, क्योंकि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम हुआ है, पर कम भी 80 के पास आया है। इन्फेक्शन वाला जो है 62% के आसपास आया है 4.5 साल के फॉलोअप के बाद, बट फिर भी कम से कम 62% में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो गए हैं। ये है तो अभी तक की फाइंडिंग एविडेंसेस है। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, डॉक्टर संजय एंड डॉक्टर राहुल। बहुत सारी मतलब जिसे कहते हैं ना FAQs वो लोगों के मन में थे, क्योंकि आज सबने अखबारों में खबर पढ़ी और सब जगह देखा कि डेंगू की वैक्सीन आ रही है। नो डाउट लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एक बड़ी समस्या तो है। महानगर कह लीजिए, छोटे शहर कह लीजिए, एक पर्टिकुलर मौसम में जब ये मच्छर आते हैं और डेंगू होता है, फैलता है, तो लोगों में घबराहट होती है। लेकिन अब ये वैक्सीन आ रही है, नो डाउट ये नेक्स्ट ईयर आएगी बाजार में, लेकिन उससे जुड़ी हुई सारे सवाल जो मन में हो सकते हैं उनके जवाब आपने दे दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का वक्त निकाल के इस कार्यक्रम पर आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी हमें सुनने के लिए। नमस्कार।